गणेश, अब एनसीपी के तमाम नेता आते हुए मंच पर। जी बिल्कुल, ये जो महिला दिख रही है इनका नाम है अदिति तटकरे। ये महिला बाल कल्याण विकास मंत्री हैं और इनके प्रति बहुत स्नेह था अजीत पवार का। दो कारण थे कि एक वो सुनील तटकरे की बेटी है और वो उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते थे। और जब लाडली बहन योजना को आप एग्जिस्टेंस में लाना था, अस्तित्व में लाना था, तो उसकी जिम्मेदारी अजीत पवार के कहने पर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अदिति तटकरे पर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो डिलीवर कर सकती हैं। उन्होंने वो डिलीवर किया और उनका मार्गदर्शन अजीत पवार ने इस लाडली बहन योजना को अमल में लाने के लिए या उसकी योजना का लाभ देने के लिए तक वो उनके साथ दिखाई दिए। प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, नीलेश लंके जो सांसद हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, शशिकांत शिंदे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हसन मुशर्रफ जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चंदन की लकड़ियाँ उन पर, उनकी चिता पर रखी जा रही है, उनके पार्थिव पर रखी जा रही है, क्योंकि चंदन की लकड़ी से ही उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। तमाम दूसरे सारे नेता पार्टी के मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और ये तमाम नेता अब ऊपर आ रहे हैं। सुनील तटकरे के बेटे अमोल तटकरे, यहाँ अनिकेत तटकरे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा लोगों को ऊपर मंच पर नहीं आने की गुजारिश की जा रही है। मानिकराव कोकाटे जिनको लेकर अभी एक विवाद भी हुआ था, वो भी अब कैबिनेट मंत्री थे लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री पद से हटाया गया, वो भी ऊपर आ रहे थे। लेकिन अब जिनका नाम लिया जा रहा है उन्हीं को ऊपर आने की गुजारिश की जा रही है ताकि एक समय पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ना हो। तो परिवार में से सुनीत्रा पवार के भाई राणा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनके दोनों बेटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भतीजे भी यहाँ पर हैं। सुनीत्रा पवार के भतीजे हैं वो जगजीत राणा, हाँ, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ अभी स्टेज पर मौजूद है चित्रा, और एक एक करके लोगों को अब ऊपर बुलाया जा रहा है अंतिम दर्शन लेने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके जो चिता है वो चिता पर लकड़ियाँ जो साइड में रखी हुई थी चंदन की, जितने भी नेता हैं वो लेकर आ रहे हैं और उनकी चिता पर रखते हुए चले जा रहे हैं और परिवार के तमाम सदस्य भी वहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और अब ये बिल्कुल आखिरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का कितना मुश्किल होगा उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिसके जननायक थे अजित पवार, अपनी उस घड़ी को लेकर, जो चुनाव चिन्ह था उसको लेकर जिस रूप में वो आगे बढ़े। और अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा गणेश कि एक घड़ी जो उनके जीवन में हमेशा साथ चलती रही, जो उनका चुनाव चिन्ह रही, हाथों की कलाई वाली घड़ी से उनके शव की पहचान हो पाई, जिस तरह का कल दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। जी देखिए चित्रा, जितना मैं अजीत पवार को जानता था वो उनका एक फैसिनेशन रहता था घड़ियों के लिए। अलग अलग कंपनीज की घड़ियाँ, लग्जरी वॉच पहनने के वो शौकीन थे। मैंने उनके घड़ी में ज़्यादातर तो रोलेक्स देखी थी, वो एक ही घड़ी उसको पहनते थे जो डबल टोन घड़ी हम कहते हैं। लेकिन घड़ी पार्टी का सिंबल रहा, घड़ी को लेकर एक प्रति उनका लगाव रहा और उसी घड़ी से उनकी पहचान हुई। तो जिस राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जिस चिन्ह को लेकर उन्होंने किया था उसी ने उनकी पहचान भी कराई। जिस पार्टी का नेतृत्व करते थे, जिसकी पहचान एक घड़ी थी, उनके आखिरी समय में भी उनकी शिनाख्त या उनकी पहचान करने में वही घड़ी काम आई। तो ये बातें हुई हैं। जैसा एक जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मुझे पता नहीं कितना सही है गलत, लेकिन 66 उनकी उम्र थी और मुझे लगता है कोई कह रहा था कि 66 साल 6 महीने और 6 दिन पर उनकी उनका डेथ हुई। तो ये 6 का नंबर भी उनका है, दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है चित्रा जी यहाँ पर, और उस वैक्यूम को अब कैसे भरा जाएगा, आगे की चुनौती वो है। क्योंकि जैसे भाजपा संगठन ड्रिवन पार्टी है, कांग्रेस एक संगठन ड्रिवन पार्टी है, लेकिन ठाकरे और पवार ये दो ऐसे नाम थे महाराष्ट्र की राजनीति में जो पर्सन सेंट्रिक राजनीति करते आए और उनकी पार्टी भी पर्सन सेंट्रिक ही रही। अजीत पवार और शरद पवार के बाद क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमेशा रहा है। अब अजीत पवार नहीं रहे हैं तो उसके बाद क्या एक सवाल है, क्योंकि अजीत पवार के इर्द गिर्द ही तमाम इन सभी बड़ी नेताओं की या बड़े नामों की राजनीति चलती आ रही थी। अब उनके मन में भी सवाल है कि अब क्या होगा। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दोनों पार्टियां एक होंगे, दोनों पार्टियां एक होने का में नेतृत्व किसको मिलेगा, अजीत पवार की जगह कौन लेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो अब जो सवाल हैं जिसके जवाब मिलेंगे। और मुझे लगता है इसमें अहम भूमिका देवेंद्र कमी है। ये उनकी कैबिनेट में किसको साथ लेना है वो एक सवाल उनके लिए भी होगा और उस सवाल का जवाब ढूंढने में वो ज़रूर मदद करेंगे पवार परिवार की, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल। और इस समय मैं देख पा रही हूँ जो शुद्ध घी है वो लेकर आया गया है और अब उनके पार्थिव शरीर पर वो जो घी है जिसके बाद चिता को मुखाग्नि दी जाएगी, वो इस समय उनके दोनों ही बेटे और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो उन लकड़ियों के ऊपर जो चिता सजा दी गई है उसके ऊपर डालते हुए और थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी। बारामती, जैसे हमने घड़ियों की बात कही कि घड़ी हमेशा उनके साथ रही चुनाव चिन्ह के तौर पर और उनकी कलाई और वही उनकी पहचान की वजह भी बनी आखिरी वक्त पर जब शवों की शिनाख्त कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो वैसे ही बारामती के गणेश, अगर मैं बात करूं, जिस बारामती से उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां के वो विधायक रहे, जिस बारामती से उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाई शरद पवार के साथ मिलकर, उसी बारामती में आकर इस तरह का हादसा हो गया और जिसके बाद बारामती के लोगों ने, जिनको छोटे से लेकर बड़ा होता हुआ उन्हें देखा, उसी बारामती में अब वो पंचतत्व में विलीन होते हुए। बिल्कुल चित्रा जी, इस बारामती का विजन लेके वो चले थे और इसी बारामती के विजन को महाराष्ट्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते थे। मेरे साथ चित्रा जी मंदार गुंजारी है, मेरे कलीग, मेरे सहयोगी, और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र को हेड करते हैं। ये बारामती के बारे में अच्छे से जानते हैं। मंदार, बारामती और अजीत पवार का नाता, उसको आप उसका वर्णन कैसे करेंगे? इस तरीके से हमें करना चाहिए कि हमने देखा कि देश की राजनीति में कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने बदलाव हुए, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति भी कई बार करवट लेते हमने देखी, लेकिन यहाँ पे अजीत पवार की जो पकड़ है, यहाँ के लोगों की जो चाहत है अजीत पवार के बारे में, वो कहीं पर भी कम नहीं हुई। इसका रिफ्लेक्शन हमने उनको जो यहाँ से वोटिंग हुआ उसमें देखा। उनका लीड कभी भी 1 लाख से नीचे कभी भी नहीं आया और ये यही दिखाता है कि अजीत पवार यहाँ के लोगों से कितने जुड़े हुए थे, लोग उनसे कितना प्यार करते थे और ये जो विश्वास अजीत पवार को यहाँ के लोगों से मिला, इस विश्वास के साथ वो पूरे राज्य में एक राज्य स्तरीय नेता के तौर पर काम करते हुए हमने देखा और अजीत पवार की राजनीति यहाँ उन्होंने जो काम किया उसके बल पर चलती रही। यहाँ पर वो जो जनता दरबार लगाते थे, उस जनता दरबार में कभी भी लोगों की कमी नहीं देखी गई, क्योंकि अजीत पवार लोगों का काम करते थे और यही कारण था लोग उनसे प्यार करते थे। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि अजीत पवार खुद कहते थे कि बारामती करो के लिए मेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी और वो बिना अपॉइंटमेंट आया करते थे। तो ये बारामती और अजीत पवार का कनेक्ट था जो पूरे राज्य ने देखा और आज बारामती एक तरह से अनाथ हो गया है, अगर, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है कि हम पर से एक साया हट गया है, अब बारामती का क्या होगा। एक सवाल मैं मंदार से और लेता हूँ। मंदार, एक बात ये भी है कि जिस तरह की राजनीति हो रही थी, जैसे आपने किरण गुजर की बात की, वो कह रहे थे राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे थे, क्या पिंपरी चिंचवड़ पुणे में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, वहाँ की हार क्या हताश होकर ही है वो सोच रहे थे, या जो बीजेपी के साथ जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरह की राजनीति हो रही थी, उसको लेकर किरण गुजर से उन्होंने ये बात की थी? अजीत पवार की राजनीति पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बदली हमने देखा, उनके जो चाचा है शरद पवार, उनसे वो अलग हुए और अगले लोकसभा चुनाव में पवार वर्सेस पवार ये चुनाव यहाँ पर हुआ। उसके बाद बहुत बार हमने अजीत पवार को व्यतीत होते देखा, बहुत बार वो व्याकुल हुए, ऐसा हमने देखा, क्योंकि इस तरीके की राजनीति वो नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए थे कि उनको उस तरीके की राजनीति करनी पड़ी। और इसी के चलते ये जो नगर निगम के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, इस नगर निगम के चुनाव में दोनों एनसीपी के जो गुट है अजीत पवार और शरद पवार, वो एक आते हमने देख रहे थे और इससे बीजेपी के साथ उनके जो संबंध है वो तनाव के बनते जा रहे थे। हमने देखा पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में अजीत पवार ने कुछ बातें कही बीजेपी के नेताओं के बारे में, बीजेपी के नेताओं ने अजीत पवार के बारे में कुछ बातें कही और ये सब अजीत पवार को कहीं ना कहीं व्याकुल करता था। और ये उन्होंने उनके जो पुराने मित्र थे किरण गुजर, उनसे बात करते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे शायद लगता है कि मुझे अब रुकना चाहिए और ये अब समय है, लेकिन ये सिर्फ वो कह सके, रुक नहीं सके, क्योंकि एक पार्टी को लीड कर रहे थे। चिता जी, तो अभी कार्य यहाँ शुरू हो रहा है, अंतविधि की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल। और गणेश, जो बातें इन्होंने कही है उसमें एक लाइन जोड़ते हुए, हाल के जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें हमने तीनों ही पार्टियों, मतलब शिंदे गुट, बीजेपी गुट और अजित पवार के गुट को आपस में लड़ते हुए देखा और आपस में जिस तरह की बयानबाजी देखी, क्योंकि वो राजनीति की एक ऐसी अनिवार्य शर्त होती है, जब आप अपने नेताओं को जिताना चाहते हैं तो यकीनन जो भी प्रतिद्वंदी होगा उसको लेकर आपको उसकी कमियां गिनानी पड़ती हैं, उसके बारे में बताना पड़ता है कि वो आपके लिए कितना सही है या कितना गलत है।